नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बात तालिबान को लेकर, जिसने एक बार फिर अब अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, ट्रंप सरकार को आंखें दिखाई हैं। वजह है वही खतरनाक हथियार और तमाम जो लड़ाकू विमान हैं, जो कि तालिबान प्रशासन आने के बाद, तालिबान सरकार आने के बाद अमेरिका की सेना वहां पर छोड़ के चली गई थी। हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से उसी को लेकर भिड़े हुए हैं। ट्रंप ने कहा था कि हमारे हथियार वापस करो, लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। अब खबर यह आ रही है कि 7 हेलीकॉप्टर चोरी हो गए और वो अमेरिका के पास पहुंच गए। ये कैसे हुआ है? अचानक से तालिबान ये सब कुछ देखता रहा, उसकी नाक के नीचे से 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अमेरिका जो है वो कैसे ले उड़ा, क्या ये पूरा मामला पंकज जी से हम जानेंगे। पंकज जी, तालिबान की नाक में पूरी तरीके से दम किया हुआ, आने वाले दिनों में और ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। बिल्कुल, और बहुत आश्चर्यजनक है। अब जाकर अफगानिस्तान ने ये कहा है कि जो 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं वो पहले उज्बेकिस्तान गए और वहां से जाके अमेरिका को वापस कर दिया उज्बेकिस्तान। ये दरअसल पूरा ये उस वक्त का दौर था जब अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से जा रही थी 2021 में, और चारों तरफ देश में अफरा तफरी थी। जो इन 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले पायलट थे वो डर कर अफगानिस्तान से भाग गया और वो उज्बेकिस्तान में अपने हेलीकॉप्टर को लेकर चले गए। और वहां पर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर लैंड किया और वहां से उन्होंने दूसरी फ्लाइट पकड़ी, किस तरह अपने देश वापस लौटे जी। इस बीच वो हेलीकॉप्टर्स वहीं रह गए थे उज्बेकिस्तान में ही। अब उज्बेकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को वो हेलीकॉप्टर्स वापस कर दिए जी। अब अफगानिस्तान का कहना है कि वो अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी थी, उस वक्त उड़ाकर कोई ले गया, कहां छोड़ा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स वापस चाहिए। ये एक नए सिरे का तनाव इसे बोल सकते हैं या दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उनका मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी और देश को किसी और देश की प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए और उसे वापस कर देना चाहिए। जो 7 हेलीकॉप्टर्स है वो अफगानिस्तान की संपत्ति है। जो रक्षा मंत्रालय है अफगानिस्तान का, तालिबान का रक्षा मंत्रालय, उसने अपने एक्स पर एक बयान जारी किया है और उस बयान में यह लिखा है कि तालिबान नेतृत्व इस बात पर जोर देता है कि यह विमान अफगानिस्तान की संपत्ति है, यह किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करने की बजाय उसे वापस कर दिया जाना चाहिए। मुझे यह लगता है कि देखिए, अमेरिका ने जाते वक्त 7.12 अरब डॉलर के हथियार छोड़ रखे थे वहां पे। उसमें ट्रक्स भी थे, हेलीकॉप्टर्स भी थे, रॉकेट लॉन्चर भी था, छोटे मोटे 7 अरब डॉलर था। 7 अरब डॉलर, 7.12 अरब जी। अब उसमें जो UH-60A जिसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, उसको डिफंक्शन कर दिया गया था, डिसमेंटल नहीं। उसमें कुछ ऐसा, उसमें सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया था कि ये दोबारा कभी उड़ान नहीं भर सकते, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता जी। और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स वहां पे पड़े हुए हैं लेकिन उसे कोई उड़ा नहीं सकता। मतलब एक तरह से वो कबाड़ हो गए। लेकिन ये जो 7 हेलीकॉप्टर्स थे ये फंक्शनल थे और ये अमेरिका को भी वापस चले गए जी। अब देखिए, ये जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से बहुत प्राइज पोजीशन है, अगर ये काम कर रहे होते और जो भी हथियार अमेरिका ने छोड़े हैं ये सब मिला के अफगानिस्तानी सेना को एक मजबूत सेना में बदल सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि तालिबान के पास एक रेगुलर आर्मी तक नहीं है। वो अफगान लड़ाके हैं, वो रेगुलर आर्मी नहीं है। अब जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उज्बेक वाला मामला, एक दिन मैंने आपको बताया था कि जब तालिबान का अफगानिस्तान में शासन हुआ था और पहली बार जब अमेरिका की सेना ने यह फैसला किया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के जमाने में कि हम अफगानिस्तान पे हमला करेंगे, तो उन्होंने ग्राउंड पे एक फोर्स तैयार की थी। तैयार पहले से फोर्स थी, इन्होंने मदद की थी। उस फोर्स का नाम था नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस में हाजरा लोग थे, उज्बेक थे, ताजिक लोग थे, मतलब जो भी पश्तून नहीं थे वो नॉर्दर्न अलायंस के हिस्से थे। ये सारे देश जो आसपास अफगानिस्तान के हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, इन सब ने नॉर्दर्न अलायंस की मदद की थी उस वक्त जी। ये है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है पंकज जी। अब स्थिति यह है
कि नॉर्दर्न अलायंस को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश है। अभी आईएसआई के चीफ गए थे तजाकिस्तान। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न अलायंस के बहुत सारे ताजिक लड़ाके तजाकिस्तान में हैं, उन्हें पैसे हथियार हम देंगे, उन्हें फिर से दोबारा जिंदा करो। उसी तरह उज्बेकिस्तान, बहुत सारे उज्बेक लड़ाके जो उस वक्त भाग गए थे तालिबान शासन आने के बाद, तो वो उज्बेकिस्तान में है, तो वहां से अमेरिका उनको पंप कर रहा है। और इधर जो ईरान वाले जो लड़ाके थे, फिलहाल वो शांत है। नॉर्दर्न अलायंस को सऊदी का सपोर्ट है, उज्बेकिस्तान का सपोर्ट है, तजाकिस्तान का सपोर्ट है और पाकिस्तानी आईएसआई का सपोर्ट है। क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई ने देखा कि अगर हम अफगानिस्तान के लड़ाकों को कहीं इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो लड़ना उनकी आदत है, वो फिर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान से अगर नहीं लड़ेंगे तब वो किसी दूसरे से लड़ेंगे या सऊदी की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे। तो इनको लड़ना है, इनको यही बताया गया है कि तुम मुजाहिदीन हो, तुम्हें लड़ना है और मरने के बाद अल्लाह ही तुम्हें जन्नत देगा। ये एक अलग तरीके से स्ट्रेटेजी भी हो सकती है अमेरिका की क्या, कि जिस तरीके से क्योंकि तालिबान में भी इस वक्त फूट मची हुई है। पिछले दिनों जो विदेश मंत्री हैं वो देश छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि वो तालिबान की तमाम नीतियों के खिलाफ होते हैं, चाहे वो बच्चियों को स्कूल जाने से रोकना हो या महिलाओं के ऊपर तमाम प्रतिबंध जबरन थोपना हो, उनके खिलाफ वो थे, इसलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था और उनको देश छोड़कर यूएई भागना पड़ा। अब एक तरफ अमेरिका, क्या इस बार ट्रंप जो हैं वो, उनको ये पता है कि तालिबानी लड़ाके हैं, बुद्धि से काम लेंगे नहीं, कोई सेना के तौर पर जो तमाम टैक्टिक्स होते हैं उसको अपनाएंगे नहीं, गलत तरीके से फैसला लेंगे, तो इनको अलग तरीके से इससे घेरने की तैयारी है? देखिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन, तालिबान कोई एक समूह नहीं, वो अलग अलग कबीलों के लड़ाके एक तालिबान के अम्ब्रेला के अंडर आए। उनके हिस्से कौन कौन से, जो मजबूत मैं बता रहा हूं। एक कांधारी पश्तून है जो कांधार वाले इलाके की तरफ है, बिल्कुल। दूसरा यह है हिकमतयार, एक वहां पे लीडर हुआ करते थे, उनको मानने वाले हैं। तीसरा ये हक्कानी नेटवर्क वाले हैं। चौथे जो उधर दक्षिणी हिस्से में जो है उधर, मतलब कि मैं क्या बताऊं, जो कि तजाकिस्तान और चाइना के नजदीक है, कुछ का प्रभाव। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग ट्राइब्स का प्रभाव है जी। कहीं कहीं हाजरा गुट का भी प्रभाव था, लेकिन दोबारा अभी जब तालिबान आए तो उन्होंने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वहां पे क्या हुआ, ये गुट भी आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐतिहासिक रूप से लड़ते रहे कि किस कबीले का डोमिनेंस रहेगा उसमें। पाकिस्तान, अमेरिका ये बात जानता है। अभी पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो हक्कानी नेटवर्क है, अभी जब पाकिस्तान के जो प्रीमियर गए थे, मतलब जो आर्मी चीफ गए थे वहां पे अफगानिस्तान, तो उन्होंने हक्कानी नेटवर्क के लोगों से बातचीत की थी और कांधारी लोगों को छोड़ दिया था। दूसरी ओर जब देखेंगे तो अमेरिका जो है उसने जो सत्ता सौंपी, वो कहा काबुल के आसपास जो कांधारी तालिबान है उनका वर्चस्व है, तो तुम्हें हम ट्रांसफर ऑफ पावर करते हैं। अभी वो एक तरह का बैलेंस बना के चल रहे हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत उनके बीच इस तरह फूट डालने की कोशिश करती है जो पाकिस्तानी आईएसआई कोशिश कर रही है, तो फिर तालिबान आपस में भी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, बाहर दिख नहीं रहे हैं, पर अंदर लड़ाई जारी है, आपस में गोलीबारी भी हो जाती है। जब आप अफगानिस्तान के नजदीक जाएगा तो पता चला है कि हिकमतयार गुट, हक्कानी नेटवर्क के अलग लोग हैं, कांधारी पश्तूनों के अलग लोग हैं। जिस तरीके से आपने ही इस बात का जिक्र किया था, हमारे दर्शकों को समझाया था कि कैसे जो पिछला प्रशासन था, जो बाइडेन का जो प्रशासन था, उन्होंने तालिबान को तमाम चीजें ऑफर की ताकि वो ईरान को काबू में रख सके। क्या ट्रंप ये नहीं चाहते? नहीं, ट्रंप की रणनीति कुछ दूसरी है। ट्रंप हमेशा से इस बात के खिलाफ रहे कि किसी देश में रेजिम चेंज करने के लिए इस तरह के फोर्सेस की मदद ली जाए। आईएसआई को खड़ा किया था बशर अल असद को हटाने के लिए, बिल्कुल, वो सीआईए का क्रिएशन था। उसके बाद मिस्र में हुस्ने मुबारक और जितने भी स्प्रिंग रिवॉल्यूशन जिसे बोलते हैं ना, अरब क्रांति, उनमें अलग अलग देशों में अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई गई और वो सब सीआईए का प्रोजेक्ट था। उसके बाद रशिया को भगाने के लिए तालिबान का निर्माण किया गया था, तालिबान और अलकायदा का। ट्रंप चाहते हैं कि डायरेक्ट फोर्सेज है वो लागू हो इसमें, मतलब कि एक जो बोलते हैं ना कि छद्म संगठन नहीं खड़ा करते। जैसे ईरान ने पूरे अरब देशों में एक छद्म संगठन खड़ा करके रखा था, शिया डोमिनेटेड,
जैसे हिजबुल्ला था, हुती था, हमास थे, इन सब की मदद करता था। अमेरिका चाहता है कि नहीं, अगर इजराइल और अमेरिका और सऊदी की सेनाएं खुद ही अगर डायरेक्ट इसमें शामिल हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस तरह के संगठन बाद में सरदर्द हो जाते हैं। तो बाइडेन प्रशासन ने तालिबान में हथियार रख छोड़े थे, $7 अरब के हथियार। आपको क्या लगता है अमेरिका को नहीं पता था? तब जानबूझ के छोड़ के आया था वहां पे कि कल को जाके हम इनसे मत ले, क्योंकि मरने वाले लोग हैं, इनके सिर्फ हाथों में हथियार पकड़ाना है और कह देना है कि पैसे दे देंगे, ईरान की तरफ मूव कर जाओ, तो ये कर जाएंगे। और उनमें से कुछ गुट अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दूसरा गुट कर जाएगा। इसलिए तालिबान के हर गुट को हथियार बांटे, मतलब रख छोड़े हैं। उसमें पिस्टल, गोली, कहा जा रहा है कि 3 लाख मतलब 15 लाख राउंड गोलियां छोड़ के गए उनके पास, इतना तुम चला सकते हो। और सही वक्त का इंतजार करना, और पैसे जैसे ही देंगे वो मूव करेंगे। लेकिन पंकज जी, चिंता की बात यह भी है कि तमाम जो हथियार जिनका इस्तेमाल जो अमेरिका की सेना वहां पर छोड़ के गई थी, जिनमें M4 कार्बाइन जैसी खतरनाक राइफल्स हैं, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान के जरिए जो आतंकी हैं वो कश्मीर में भी करते हुए नजर आते हैं। ये दिखता है। पिछले दिनों जो आतंकी मारे गए या जिनको ठिकाने लगाया गया, उनके पास से ये खतरनाक हथियार मिले थे। देखिए, मैंने कहा ना कि वो लड़ने वाले लोग हैं। हाँ। वो उनको लड़ना है जिंदगी भर किसी न किसी से। देखिए, भारत सरकार का जो भी रिश्ता अच्छा है अफगानिस्तान में, वो कांधारी पश्तूनों के साथ अच्छा है, टीटीपी के लड़ाकों के साथ अच्छा है, लेकिन हक्कानी नेटवर्क का रिश्ता आज भी पाकिस्तान और आईएसआई के साथ अच्छा है। तो ये सब जो लड़ाके जो कश्मीर में आते हैं वो हक्कानी नेटवर्क द्वारा तैयार किए गए लड़ाके हैं, जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मदरसों में हुई थी। जब तालिबान फोर्स बना रहा था ना, तो उसमें सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल थी, आईएसआई भी शामिल थी, अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA भी शामिल थी जी। उसमें से अलग अलग लड़ाके अलग अलग देशों में तैयार किए गए। उसमें जो पाकिस्तान के आईएसआई ने जिन लड़ाकों को तैयार किया था पाकिस्तान के मदरसों में, जिनके माइंड को रेडिकलाइज किया गया था, उनमें से अधिकतर हक्कानी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए और वो ड्रग्स से कारोबार में वगैरह में सब में शामिल है। उन लोगों में से कुछ को आज भी कश्मीर में भेजा जाता है, बहुत कम है क्योंकि पाकिस्तान की ताकत खुद कम हो गई है, लेकिन आज भी हक्कानी गुट के साथ इनके अच्छे संबंध बने हुए हैं। काबुल के साथ हो या ना हो, हक्कानी गुट एक खास एरिया में ऑपरेट करता है, वहां आईएसआई का दखल है जी। वो सब भेजते हैं। और मैंने आपको बताया कि जितने हथियार हैं अमेरिका ने सारे गुटों पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो कोई एक जगह नहीं है। जैसे हमीद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आप जाएगा, देखिएगा कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स यहीं पड़े हुए। हाँ। तो वहां पे हेलीकॉप्टर्स पार्क किया गया था सबको डिसफंक्शनल करके, और जो छोटे हथियार हैं उनको बराबर बांटा गया था। मशीन गन कितना होगा, $48 मिलियन के विशेष हथियार थे, उनको बांटा। वो उसमें से ज्यादा काबुल वालों को मिला, इनको कम मिला, लेकिन है तो 15 लाख राउंड की गोलियों में किसको क्या मिला वो बराबर इन गुटों में बांटा गया था उस वक्त बकायदा, क्योंकि बाइडेन को पता था कि अगर एक इसमें से बागी भी हुआ, हमारा कहना नहीं भी माना, तो बाकी लोग तो तैयार हो जाएंगे, तो दूसरा गुट मानेगा। बिल्कुल। अब हाँ, और देखिए अफगानिस्तान में जितने भी गुट हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि वो कोई वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है, नहीं। वो वहां पहले अफीम का पैसा था, उससे कब्जे के लिए लड़ रहे थे। आज जो भी दुनिया का कोई भी देश जो हथियार और पैसे देता है वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। आज पाकिस्तानी आईएसआई के पास पैसा कम है, तो लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी आरोप है कि मतलब पाकिस्तान के रणनीतिकारों का यह आरोप है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ एक गुट को पैसे देती है, वो आके पाकिस्तान में लड़ाई कर रहा है, जिसको टीटीपी के नाम से आप लोग आजकल बोल रहे हैं। उनको अफगानिस्तान के तालिबानों का डायरेक्ट हेल्प सपोर्ट है, और वो काबुल के जो पश्तून है वो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी डायरेक्ट लड़ाई तो भारत के साथ है नहीं, या कश्मीर से उनको कुछ लेना देना नहीं। उनको डर है कि दाइश यानी आईएसआईएस भी इस तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है। कल को सऊदी जरा भी हेल्प कर दिया तो अफगानिस्तान के एक हिस्से पर दाइश का कब्जा हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान भी चाहता है। पाकिस्तान का डायरेक्ट लिंक आईएसआईएस के साथ है। तो तालिबान को, जो खास करके वो जो कंधार तालिबान है जो काबुल के आसपास कंधारी वाले इलाके में है, उनको दाइश से भी बचना है, उनको हक्कानी नेटवर्क से भी बचना है, और इसलिए वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं।
अब देखना होगा कि आखिर जो ये तनातनी बनी हुई है ये कहां तक चलती है, अमेरिका इस पर क्या करता है, ट्रंप क्या करते हैं, खासकर जिस तरीके से तालिबान जो है वो आंख दिखा रहा है, जो भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्ते।